हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं। अब मूल अधिकार किस चीज के? तो भारतीय संविधान में लोगों के हित के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। ये कौन से में है? तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और पार्ट 3 भाग 3 में दिया गया है। तो पार्ट 3 जो है 12 से 35 जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है। पार्ट 3 को हम एक और चीज कहते हैं और उसका नाम है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा बोलते हैं हम संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो पार्ट 3 को बोला जाता है जो भारतीय संविधान में है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बताता है लॉ के बारे में कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो हमारा संविधान करता है। अब ये हैं 7 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब क्या हुआ? राइट टू इक्वेलिटी का मतलब हुआ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार मतलब क्या होता है कि हर इंसान जो है समान है, एक रूप से है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। फिर होता है राइट टू फ्रीडम, और जो ये राइट टू इक्वेलिटी है ये 14 से 18 तक है आर्टिकल, अनुच्छेद 14 से 18। फिर राइट टू फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार होगा वो 1922 से होगा। तो आर्टिकल 19 to 22 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप शोषण नहीं कर सकते किसी का, तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो बताता है 23 से 24 आर्टिकल, अनुच्छेद। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब क्या है कि जो धर्म है, धर्म के कोई सा भी आप धर्म ले सकते हैं, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें। तो 25 से 28 जो आर्टिकल है वो बताता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आपकी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो 29 से 30 आर्टिकल, अनुच्छेद बताता है। शिक्षा वो संस्कृति, तो ये बताता है कौन? 29 से 30 आर्टिकल। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान में संवैधानिक उपचार, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी सबके बारे में। तो संवैधानिक उपचारों के बारे में बताते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। तो हटा दिया गया था कौन से संविधान संशोधन हुआ था? तो 44th संविधान संशोधन बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में डाल दिया गया था, 300A पार्ट 12 में। तो पार्ट 12 में डाल के इसको क्या बना दिया गया था? तो इसे लीगल राइट बना दिया था। इसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था। तो अब बात करते हैं मूल अधिकार के विशेषताओं के बारे में, फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में क्या क्या है मूल फंडामेंटल राइट्स के फीचर, विशेषताएं? तो विशेषताएं क्या है इसकी कि कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, कुछ तो नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब इंडियन लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं जो इंडियन है, और कुछ सभी व्यक्ति के लिए होते हैं। सभी व्यक्ति कौन कौन आ जाते हैं? सभी व्यक्ति आ जाते हैं फॉरेनर्स के लिए। तो फॉरेनर्स के लिए और इंडियंस के लिए होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं सिर्फ इंडियन के लिए। तो मतलब सभी तो इंडियन के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं फॉरेनर्स के लिए होते हैं, एक ही बात है। यह असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। असीमित मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी कोई सीमा नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है असीमित है, नहीं, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। इस सीमा पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य के पास ताकत है कि वो प्रतिबंध लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन
इसका सही है या नहीं है, अगर ये प्रतिबंध उसने लगाया है राज्य ने, ये सही है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगी? तो हमारी कोर्ट करेगी। तो कोर्ट के पास ये ताकत होती है कि वो बताए कि ये फंडामेंटल राइट्स जो आपने रोके हैं, जो आपने मूल अधिकार लोगों के रोके हैं, वो सही है या नहीं है। इनमें क्या होता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो उच्चतम न्यायालय मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है इसके लिए। ये न्यायोचित है और उल्लंघन होने पर अदालत जाने की अनुमति देता है। न्यायोचित है मतलब जस्टिशिएबल है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए इस चीज के लिए, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये विशेषताएं हैं, ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकता है, मतलब थोड़े कम कर सकता है इसको, या कमी कर सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत। तो संशोधन अधिनियम के तहत ही आप इसमें कटौती या चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें क्या नहीं कर सकते? साधारण विधायक पास नहीं कर सकते। साधारण विधेयक जो होता है कि कितने हाँ बोल रहे हैं, कितने ना बोल रहे हैं, उसके हिसाब से जो करते हैं, विधेयक आप सिर्फ पारित नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। तो ये इसके फीचर्स हैं। फिर राष्ट्रीय आपातकाल जब होती है, इमरजेंसी जब लागू होती है, जब इमरजेंसी लागू होती है, जब इमरजेंसी लागू होती है तो क्या होता है? इमरजेंसी लागू होते समय आप इनको हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, उनको हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो ये है इसका विशेषताएं। अब बात करते हैं राज्य के बारे में। राज्य हम किसको बोलते हैं? राज्य का मतलब क्या है? हम हमेशा पढ़ते हैं कि स्टेट जो है ये कर सकता है, स्टेट वो कर सकता है, लेकिन कंट्री नहीं पढ़ते, स्टेट पढ़ते हैं कि स्टेट आपके जो है फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं वो कम कर सकता है। तो स्टेट होता क्या है? इसको बताया गया है अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 12 में, और भाग कौन सा है इसका? भाग 3 में। तो भाग 3 में बताया गया है, इसमें भारत की संसद तथा सरकार और विधायी व कार्यकारी अंग भी आते हैं। तो मतलब आप ये चीज याद रखिए कि पार्लियामेंट को भी हम स्टेट बोलेंगे, आप सरकार को भी स्टेट बोल सकते हैं, विधायी ताकत जो लेजिस्लेटिव पावर है वो भी स्टेट है, और कार्यकारी जो अंग हैं सब इसके अंदर आते हैं। तो स्टेट के अंदर ये सब आते हैं। फिर जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी हैं, पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जितने भी हो गए सब इसी के अंदर आते हैं। फिर बड़ी कंपनियां हो गई, जैसी LIC कंपनी हो गई, ONGC हो गई, सेल हो गई, ये सारी जो भी बड़ी बड़ी महारत्न कंपनी, जो रत्न कंपनीज हैं, ये भी सब इसी के अंदर आती हैं। तो इसको चुनौती तभी दी जा सकती है अगर मूल अधिकारों का हनन हो। तो मूल अधिकारों का जब हनन होगा तभी आप इसको चुनौती दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो आपको चुनौती देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मूल अधिकारों का आपका हनन होना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको चुनौती दे सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 बोलता है कि मूल अधिकारों की हानि पहुंचाने वाली विधि, मतलब जो लॉ होते हैं, जो विधायी होते हैं, विधियां, तो जो लॉ होता है ना, वो अगर आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो अवैध होंगी, उन्हें अवैध कहलाया जाएगा, या फिर क्या कहलाया जाएगा? शून्य। मतलब उन्हें अवैध कहलाया जाएगा, वो काम नहीं करती, वो वैध नहीं है। तो विधि का व्यापक रूप कहाँ देखा जाएगा? तो विधि का व्यापक रूप कहाँ देखा जाएगा कि लॉ कहाँ पे यूज होता है सबसे ज़्यादा? तो जैसे स्थायी लॉज होते हैं, जो आपके परमानेंट होते हैं, स्थायी विधियां, वो तो आपका देखा जाएगा कहाँ? संसद में या राज्य विधानमंडल में।
क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा लॉ पास करते हैं। फिर अस्थाई कहाँ देखा जाएगा? अस्थाई वो होते हैं जिनको कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका टेम्पररी मतलब जो होते हैं विधियाँ होती हैं, तो राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल आपका 6 महीने के अंदर उसको पारित कराना होता है। राष्ट्रपति का भी यही होता है। अगर स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ, वैसे ही राज्यपाल हुआ और राष्ट्रपति हुआ। तो ये क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। ऐसे ही कोई भी सरकारी कार्यालय हो, न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है। तो अगर आपके मूल अधिकार जो हैं वो ये लोग हनन कर रहे हैं, कुछ लॉ पास करके, कोई स्थायी विधियां निकाल के, कोई अस्थायी विधियां निकाल के, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 13। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला होता है राइट टू इक्वालिटी। ये आपका राइट टू इक्वालिटी होता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या बोलता है? कि विधि के समक्ष समानता और विधि की सुरक्षा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया विधि के समान सुरक्षा। विधि के जो सामने होगा, लॉ के बिफोर जो है इक्वालिटी है, मतलब विधि के समान सामने क्या है? सब इक्वल हैं लोग, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जो लोगों की जो सुरक्षा है वो तो इक्वल है, लेकिन जो विधि है आपकी लॉ की सुरक्षा भी उसी बराबर है। तो विधि की सुरक्षा और विधि के समक्ष समानता, इसके बारे में कहता है आर्टिकल 14। फिर आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूल, वंश, लिंग या फिर आप जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन चीजों के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेद, तो आप विभेद नहीं कर सकते। फिर कहता है एक और कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है? सरकारी नौकरी पर समान अवसर का अधिकार। तो जो सरकारी नौकरी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, आर्टिकल 16 कहता है कि उसमें सबका समान अधिकार होगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेंगे सरकारी नौकरी के ऊपर। फिर आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है कि गरीब व दूसरी पिछड़ी जाति पर जुर्म और या फिर उसकी प्रैक्टिस करना, मतलब कि अनटचेबिलिटी, जो कि पिछड़ी जाति होती है उनको हम टच नहीं करते हैं, उनको हम इज्जत से नहीं बात करते, तो वो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबोलिशन करता है। अबोलिशन मतलब हटाना, तो इनको हटाने की बात करता है। इसके खिलाफ जो आपके जुर्माना है, जैसे 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, ये कहता है। फिर आर्टिकल नंबर 18 क्या कहते हैं? उपाधियों पर रोक, मतलब आप टाइटल्स यूज नहीं करेंगे, उपाधि यूज नहीं करेंगे। सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं? मिलिट्री पर्सनल और एकेडमिक, मतलब कि उपाधियों पर रोक सिर्फ सेना और जो विद्या संबंधित हैं वो सम्मान यूज कर सकते हैं। तो सम्मान से वही यूज कर सकते हैं जो मिलिट्री में है, और एकेडमिक जो विद्या से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड, वो लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम। दूसरा नंबर पर राइट टू फ्रीडम आता है। तो राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 से 22। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे आर्टिकल 19 में बताया गया है। तो आर्टिकल 19 में बोला गया है 6 चीजों से हमें स्वतंत्रता मिलेगी, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो पहला तो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अपने आप को रखने की स्वतंत्रता, इसका मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा नंबर पे हो गया असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। तो सम्मेलन का अधिकार, तो सम्मेलन आप असेंबली बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, संघ बनाने का अधिकार। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, संचरण,
मतलब कि घूमने का अधिकार, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब हुआ निवास का अधिकार, तो आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब आप कोई भी नौकरी करें, काम करें, आपको अधिकार है। और फिर उसके बाद आता है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब बी पार्ट जो आपका आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जब तक आपका कन्विक्शन जो है ऑफेंसेस के लिए, जो आपके अपराध आपने किया है उसके लिए जब तक आपको कोर्ट से आपको दोषित करार नहीं दिया जाता, तब तक आपको संरक्षण दिया जाएगा। तो प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 इस बारे में बात करता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि आपकी जो प्राण है वो उसकी स्वतंत्रता, मतलब आपकी कोई प्राण नहीं छीन सकता, प्राण की स्वतंत्रता। और पर्सनल लिबर्टी, मतलब पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है देह, मतलब आपकी खुद का शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार। तो पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21। फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है? आर्टिकल 21A बोलता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कौन बताता है? 21A। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो किस चीज के बारे में बताता है? अधिकार कुछ दशाओं में, जैसे गिरफ्तारी और निरोध। जैसे आपको अगर गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको 24 घंटे के अंदर उसको जज को पेश करना पड़ता है अगर आपने गिरफ्तारी हो गई। या फिर डिटेंशन, आपको घर में नजरबंद कर दिया, तो उसके बारे में आपको प्रोटेक्शन, जो आपको अधिकार दिए गए हैं आपको बचने के, वो बताता है आर्टिकल 22। फिर उसके बाद आता है तीसरा नंबर ऑफ फ्रीडम, फंडामेंटल राइट का। तो उसमें बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 23 से 24 आर्टिकल के बारे में बात करता है। तो कैसा बात करता है? पहला बात करता है बाल श्रम का प्रतिरोध एवं तस्करी, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि जो मानव तस्करी होती है, बच्चों को तस्करी करके उनसे काम कराया जाता है, या फिर जो 14 साल 16 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके छोटे बच्चों में आते हैं, उनको आप काम कराते हो कारखानों में या फिर आप कहीं पे भी काम करवाते हो, तो उसके खिलाफ जो है आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 इसके बारे में बात करता है। फिर उसके बाद करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 24 जो है आपकी बात करता है कारखानों में काम करने पर रोक। तो फैक्ट्री जो होती है उसका मतलब होता है कारखाना। तो कारखानों पर काम करने को रोकने के लिए आर्टिकल 24 बनाया गया है। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है? कारखानों में काम करने से रोकता है। ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, रिलीजन के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बात करता है। तो 25 से 28 के बारे में जो बात करता है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम स्वतंत्रता मतलब, और रिलीजन मतलब धर्म। तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात कौन करता है? आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो धर्म की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है आर्टिकल 25। फिर उसके बाद बी पार्ट आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो तो आपको स्वतंत्रता है उस चीज में करने में, आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब आप किसी रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो
तो आपको टैक्स नहीं मांग सकती सरकार। आपको स्वतंत्रता है कि किसी भी टैक्स से किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो। ये आर्टिकल कौन बोलता है? 27। फिर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या है, जैसे मदरसे होते हैं, तो आपको क्या होता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो कौन देता है? आर्टिकल 28 देता है धार्मिक स्वतंत्रता कि आप पढ़ा सकते हैं कहीं भी, या फिर अपनी रिलीजन के बारे में आप उनको बच्चों को ज्ञान बांट सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं, आपको संस्कृति तथा शिक्षा का राइट देते हैं। तो क्या होता है इसमें? आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, जो उसकी लैंग्वेज है, अल्पसंख्यक मतलब होते हैं जो लोग बहुत कम होते हैं इंडिया में, जैसे कि माइनॉरिटी, जो हिंदू है वो मेजोरिटी है, तो माइनॉरिटी जो होते हैं सिख, ईसाई, इनको क्या है, इनकी लैंग्वेज बचाने का अधिकार है, या फिर इनकी लिपि जो ये बोलते हैं और लिखते हैं, बोलना और लिखने वाले के अधिकार, और संस्कृति, जो इनका पहनावा है, इनके कल्चर जो चलते आ रहा है, उसको संरक्षित करने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या देता है? आर्टिकल 30 देता है अल्पसंख्यक वर्ग, जो माइनॉरिटीज हैं, अधिकार देता है कि वो शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन कर सकता है। तो शिक्षा संस्थाओं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उधर पे वो उनको बना सकता है और उनको प्रशासन कर सकता है, उनके ऊपर चला सकता है। तो ये अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थाओं को चला सकते हैं और उनको बना सकते हैं, तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं शिक्षण संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 बोलता है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा होता है, तो लास्ट क्या बोलता है? लास्ट बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या हुआ कि आप जो संवैधानिक जो आपकी रेमेडीज हैं उनके बारे में बात करता है, संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है। रेमेडीज मतलब उपचार। तो 21 उपचारों के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 32 कहता है, तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अगर मूल अधिकार का हनन हो जाए। तो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आपको अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है आपके, उनका हनन हो जाए। तो इसके लिए क्या है, कुछ चीजें बनाए गए हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रिटेरियो, क्यो वारंटो, इनके बारे में बनाया गया। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।